आप लोगों का पहला नंबर सवाल है, किस काल में यानी किस युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? तो आपकी ऑप्शन ए मध्य पाषाण युग, बी लघु पाषाण युग, सी नव पाषाण काल, डी पूरा पाषाण काल। साथियों, इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पूरा पाषाण काल। ठीक है, इस काल में जो है पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। ठीक है, पूरा पाषाण काल में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोग का दूसरा नंबर प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 2 है, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में जो है कालीबंगा है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपकी ऑप्शन है ए जूट की खेती, बी बंदरगाह, सी मिट्टी के पात्र, डी मूर्ति पूजा। साथियों, इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, मिट्टी के पात्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिट्टी के पात्र। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोग का अगला नंबर प्रश्न साथियों, प्रश्न नंबर 3 है साथियों आप लोगों का, लोहा और इस्पात उद्योग है। लोहा और इस्पात उद्योग है तो आपके ऑप्शन एक खनिज आधारित, बी कृषि आधारित, सी मिट्टी आधारित, डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, खनिज आधारित। लोहा और इस्पात उद्योग जो है खनिज आधारित है। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। साथियों, आप लोग का अगला नंबर प्रश्न होगा, नेपाल भारत के अलावा किस अन्य देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है? ठीक है, नेपाल देश जो है भारत के अलावा किस अन्य देश के साथ जो है अपनी सीमा साझा करता है? तो आपके ऑप्शन ए अफगानिस्तान, बी पाकिस्तान, सी चीन, डी बांग्लादेश। तो साथियों, इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चीन हो जाएगा। आप लोगों का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 है साथियों आप लोगों का, पेशावर किसके निकट है? ठीक है, पेशावर जो है किसके निकट है? तो आपके ऑप्शन है ए जोजिला दर्रा, बी काराकोरम दर्रा, सी खैबर दर्रा, डी उपर्युक्त सभी। तो साथियों, इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, खैबर दर्रा हो जाएगा। पेशावर किसके निकट है? तो याद रखना खैबर दर्रा के निकट है। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। साथियों, आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को ऐसे ही रोजाना सामान्य ज्ञान का अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने के लिए मिलता है, जो कि सभी पेपर परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा निम्न में से किस देश की है? ठीक है, भारत के साथ जो है सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा निम्न में से किस देश की है? तो आपके ऑप्शन ए नेपाल, बी बांग्लादेश, सी चीन, डी पाकिस्तान। तो साथियों, इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, बांग्लादेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बांग्लादेश हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 है साथियों आप लोगों का, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का निर्माण एक लोकप्रिय नाम क्या है? ठीक है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का नेपाल एक लोकप्रिय नाम क्या है? तो आपके ऑप्शन ए खुम्बुस्तो, बी महलांगुर, सी सागरमथा, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो साथियों, इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, सागरमथा हो जाएगा। नेपाली एक नाम बहुत ही लोकप्रिय है इनका, सागरमथा। ठीक है, किसका लोकप्रिय नाम है? तो याद रखना माउंट एवरेस्ट का। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। साथियों, वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत करिए, और वीडियो आप लोग को पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है साथियों? ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो आपके ऑप्शन ए कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइडेट, बी कैल्शियम फास्फोरस, सी आयरन, डी कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइडेट। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइडेट। ठीक है साथियों। साथियों, ये सारे के सारे प्रश्न जो है एसएससी जीडी की परीक्षाओं में पिछले वर्ष से पूछा गया है, तो इन सभी प्रश्नों को आप लोग जरूर याद करिएगा, खासतौर से आप एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं तो। ठीक है, सारे प्रश्नों को आप लोग याद कर लीजिएगा, कहीं ना कहीं आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं और परीक्षा में पूछे भी जा सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना में कितने वर्ष की समय विधि को ध्यान में रखा जाता है? ठीक है, राष्ट्रीय आय की गणना में जो है कितने वर्ष की समय विधि को ध्यान में रखा जाता है? तो आपके ऑप्शन ए 5, बी 1, सी 3, डी 2।
तो साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एक। ठीक है, 1 वर्ष की समय विधि को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, क्लियर है। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं साथियों। साथियों अगला नंबर प्रश्न होगा साथियों आप लोगों का, निम्न में से कौन सी लोक नृत्य हरियाणा से संबंधित नहीं है। ठीक है साथियों, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य है जो हरियाणा राज्य से संबंधित नहीं है। तो आपके ऑप्शन ए खोरिया, बी रऊफ, सी फाग, डी उपर्युक्त सभी। तो साथियों इसका सही और सटीक जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रऊफ। ठीक है, रऊफ जो है हरियाणा से संबंधित नहीं है। ठीक है, रऊफ नृत्य है जो हरियाणा से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं इसी क्रम में। अगला नंबर प्रश्न होगा आप लोगों का प्रश्न नंबर 11 है, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। ठीक है, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति जो किसके द्वारा की जाती है। तो आप लोग के ऑप्शन ए राज्यपाल, बी राष्ट्रपति, सी भारत के मुख्य न्यायाधीश, डी गृह मंत्री। तो साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राज्यपाल। ठीक है, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा की जाती है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 12 है आप लोगों का कि कोशिकीय ऊर्जा हस्तांतरण प्रणालियों का मुख्य घटक क्या है। ठीक है, कोशिकीय ऊर्जा हस्तांतरण प्रणालियों का प्रमुख घटक क्या है। तो आपके ऑप्शन है ए नाइट्रोजन, बी फास्फोरस, सी ऑक्सीजन, डी मेथेन। तो साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा फास्फोरस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्या फास्फोरस आप लोगों का सही और सटीक जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न होगा आप लोगों का प्रश्न नंबर 13 है, इतिहास के आरंभिक काल को निम्न में से क्या कहा जाता है। ठीक है साथियों, इतिहास के जो है आरंभिक काल को क्या कहा जाता है, यानी आपके ऑप्शन ए नव पसार काल, बी मध्य पसार काल, सी लघु पसार काल, डी पूरा पसार काल। तो साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, पूरा पसार काल। ठीक है, इतिहास के आरंभिक काल को जो है पूरा पसार काल कहा जाता है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न होगा आप लोग का प्रश्न नंबर 14 है, फलों के मीठे स्वाद का कारण है। फल जो है किस कारण जो है मीठा स्वाद होता है फल का। ठीक है, किसी भी फल का जो मीठा स्वाद होता है किसके कारण होता है। तो आपके ऑप्शन ए फ्रक्टोज के कारण, बी राइबोज के कारण, सी लैक्टोज के कारण, डी उपर्युक्त सभी। तो साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, फ्रक्टोज के कारण। फ्रक्टोज के कारण जो है कोई भी फल का स्वाद जो है मीठा होता है फ्रक्टोज के कारण। ठीक है, क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न हो जाएगा आप लोग का प्रश्न नंबर 15 होगा, मृदा में मौजूद कार्बनिक पदार्थ को, ठीक है, मृदा में मौजूद कार्बनिक पदार्थ को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन होगा ए राख मिट्टी, बी खाद मिट्टी, सी मिट्टीकरण, डी हाइड्रोकार्बन। तो साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा खाद मिट्टी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा खाद मिट्टी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न होगा प्रश्न नंबर 16 है आप लोगों का। साथियों सारे के सारे प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि पिछले साल जो है एसएससी जीडी की परीक्षाओं में पूछा गया है। तो इन सभी प्रश्नों को आप लोग जरूर एक बार याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित था। तो आपके ऑप्शन होगा ए लॉर्ड कर्जन कमीशन, बी लॉर्ड डलहौजी कमीशन, सी साइमन कमीशन, डी लॉर्ड क्लाइव की रिपोर्ट। साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साइमन कमीशन। ठीक है, साइमन कमीशन। ठीक है, क्लियर है आप लोगों का आंसर। ठीक है यार, चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। अगले नंबर प्रश्न है आप लोगों का साथियों, किस चार्टर एक्ट से, ठीक है, किस चार्टर एक्ट से चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार अधिकार समाप्त हो। ठीक है, किस चार्टर के तहत जो है चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यवहार जो अधिकार जो है समाप्त हुआ था। तो आप लोगों के ऑप्शन होगा ए चार्टर एक्ट 1813, बी चार्टर एक्ट 1799, सी चार्टर एक्ट 1805, डी चार्टर एक्ट 1833। तो साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा चार्टर एक्ट 1813। ठीक है, क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न होगा आप लोगों का प्रश्न नंबर 18 है, निम्न में से किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए इसका सही जवाब जानते हैं। तो आप लोग का ऑप्शन होगा ए चंद्रशेखर आजाद, बी लाला हरदयाल, सी भगत सिंह, डी सुभाष चंद्र बोस। तो साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, लाला हरदयाल हो जाएगा। ठीक है, गदर पार्टी की स्थापना जो है लाला हरदयाल ने किया था। ठीक है, कौन किया था, तो लाला हरदयाल ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला नंबर प्रश्न होगा आप लोगों का प्रश्न नंबर 19 से, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित जनगण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था। ठीक है, जनगण मन सर्वप्रथम जो है जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था। तो आपकी ऑप्शन ए भारत भाग्य विधाता, बी राष्ट्र जागृति, बी तत्वबोधनी, डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, भारत भाग्य विधाता। ठीक है साथियों, जनगण मन को सर्वप्रथम जो है भारत भाग्य विधाता के नाम से प्रकाशित किया गया था। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20 होगा आप लोग का साथियों। प्रश्न नंबर 20 क्या है, कोलकाता में यानी कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ठीक है, कलकत्ता में जो है उच्चतम न्यायालय की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी। तो आपकी ऑप्शन ए 1813 का चार्टर अधिनियम, बी 1793 का चार्टर अधिनियम, सी 1784 का पिर्स इंडिया अधिनियम, डी 1773 का विनियामक अधिनियम। ठीक है, तो साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1773 का विनियामक अधिनियम। क्या हो जाएगा, 1773 का विनियामक अधिनियम जो है कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना जो है इन्हीं के द्वारा किया गया था। ठीक है, विनियामक अधिनियम के द्वारा। साथियों आज के लिए बस इतना ही। यदि आप भी मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और रोज ऐसे ही वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही रोजाना आप लोग को सामान्य ज्ञान का अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने के लिए मिलेगा, जो कि सभी पेपर परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। साथियों आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।